हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मई 25 की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। आरटीपी मई 2025। यस गाइस, तो आई एम श्योर कि आप सबकी तैयारी बहुत सुपर तरीके से हो रही है। आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो आपके कमिंग एग्जाम के लिए। अब ये वीडियो जो है ये पूरा आपको देखना ही नहीं है, आपको वही प्रॉब्लम्स पर, वही क्वेश्चंस पर जाना है जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने नहीं आए। ओके, तो वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प चेक कर लेना, जहां पे हम हर क्वेश्चन का आपको टाइम स्टैम्प दे रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना उस क्वेश्चन को, आप वीडियो पे डायरेक्टली उधर पहुंच जाओगे। चलिए दोस्तों, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आप वही लेक्चर्स, वही क्वेश्चंस देख रहे हो जो आपको नहीं जमे। ठीक है, चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई एम सीए प्रशांत सराडा और आपके सामने मई 2025 का आरटीपी में डिस्कस करने यहाँ पर पहुंचो, जहां पर हम हर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकली सॉल्व करके आपके साथ डिस्कशन कर ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कैपिटल बजटिंग पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। This company is a small size manufacturing company. Its manufacturing plant is situated in Chhattisgarh. Currently, the company is labor oriented, due to which there is less production, delay in deliveries and more defects in the production. जनरली ये जो स्टार्टिंग पैराग्राफ रहता है ना, ये बहुत ही बकवास रहता है, कोई काम का नहीं होता है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंसिडरिंग द प्रपोजल टू परचेज अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन विच विल कैरी आउट सम ऑपरेशन विच आर एट प्रेजेंट परफॉर्म बाय मैनुअल लेबर. There are two options, alternative models of the machines that are available in the market: machine TMT1, machine TMT2. If the machine is replaced, it would provide labor savings, and if the machine is replaced नहीं बोलना चाहिए था, वहां पे परचेज रहना चाहिए था, क्योंकि आप रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन नहीं कर रहे हो, लेबर वाला काम आप मशीन से करवा रहे हो। कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट से भी गलती होती है। That if the machine is purchased, it would provide labor savings and reduce the defects as well. It is expected to have to have an economic life of 10 years for both the models. तो दोनों का मॉडल का लाइफ कितना है? 10 साल है, तो दोनों का लाइफ तो सेम ही। The following details are collected: machine TMT1, TMT2, cost of machine दोनों का दिया है, estimated savings in direct wages per annum, आपको savings in wages दे रखे, estimated savings in scrap per annum, मतलब जो वेस्टेज होता है मैनुअल लेबर से वो यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा, तो estimated scrap per annum, estimated additional cost of indirect material per annum, एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम, ये आपका सेविंग नहीं है, आपका कॉस्ट है। और आगे बोला एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम, तो ये भी आपका कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज यूजिंग एसएलएम मेथड ओवर द यूजफुल लाइफ, आपको फॉर्मूला याद है एसएलएम का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, करेक्ट। देन आगे बोला है द टैक्स रेट इज 35%, कंपनीज इन 35% टैक्स ब्रैकेट, वी कैन नॉट इग्नोर डेप्रिसिएशन बिकॉज टैक्स दे रखा है। एंड आगे बोला है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मे बी 15%, सो दैट्स योर डिस्काउंटिंग फैक्टर। बीइंग द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव बाय आंसरिंग द फॉलोइंग। तो आपको और कुछ नहीं, ये पूरा क्वेश्चन अगर आपको देखना है अच्छे से, तो आपको मेरे ही रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो है डैमशेल एंड शैलॉक वाला, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस TMT1 TMT2 की जगह डैमशेल एंड शैलॉक। इनफैक्ट वहां पर तो लाइफ ऑफ मशीन भी अलग था, यहाँ पर दोनों का लाइफ सेम है। आगे पढ़ते, इन्होंने क्या क्या पूछा है आपको। What is the annual savings from TMT1? What is the annual savings from TMT2? कुछ नहीं दोस्तों, एनुअल सेविंग्स पूछे दोनों मशीन का, ठीक है। आगे बोले व्हाट इज द पेबैक पीरियड फॉर TMT1 एंड TMT2, तो दोनों का पेबैक पीरियड भी पूछा है। और लास्ट में बोला है व्हाट इज द ARR अकाउंटिंग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दैट मींस यू हैव टू टेक ऑन एवरेज बेसिस फॉर TMT1 एंड TMT2। तो दोनों मशीन का आपको क्या पूछा है? ARR पूछा है, वो भी ओरिजिनल नहीं, एवरेज मेथड से पूछा है, ओके। और आपको और कुछ पूछा है कि यस, PI पूछा है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, फॉर TMT1 एंड TMT2। कोई बात नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आप और मैं मिलकर फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। RTP मई 25, तो ये है आपका केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन। तो आपको जब केस सिनेरियो दिया रहता है तो आपको बस MCQ आंसर करने होते हैं अच्छे से, ओके। गिवन चॉइसेस के अंदर प्रॉपरली आपको क्या करना है, MCQ के आंसरिंग करना है। कभी कभी क्लू मिल जाता है, एक आंसर आपने निकाल लिया, दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली आपको मैं हिंट देता हूँ कैसे आप MCQ को, मतलब ये जो केस सिनेरियोज इसको फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हो, कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हो।
चलिए, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एनुअल सेविंग्स का आंसर। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे TMT1 और TMT2 का 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे और पर्टिकुलर्स लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर सभी हम लोग सेविंग्स लेंगे और उसके बाद कॉस्ट भी दे रखी है आपको, वो कॉस्ट भी लेना पड़ेगा आपको, अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले TMT1 एंड TMT2। पर्टिकुलर्स TMT1 TMT2। रेडी एवरीवन, मेरे साथ सॉल्व कर लो अगर आपको ये आंसर अकेले में सॉल्व करने नहीं आया तो। ओके, आपने ट्राई किया रहेगा डेफिनेटली। एनुअल सेविंग्स क्या आपको नजर आ रहा है, और क्लियरली मैंने और थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, आंखों को तकलीफ बिल्कुल ना हो इसलिए। एनुअल सेविंग्स में सबसे पहले आएगा डायरेक्ट वेजेस, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट वेजेस कितना है 15 lakhs 20 lakhs। एड सेविंग इन स्क्रैप, स्क्रैप कितना दे रखा है 5 लाख 6 lakhs। दोस्तों प्रिंट आउट लेके बैठो, मेरे पास भी क्वेश्चन का प्रिंट आउट सामने है, और जब क्वेश्चन का प्रिंट आउट सामने होता है ना तो डेफिनेटली आंसर जल्दी जल्दी आपको समझ में आते हैं, राइट। और उसके बाद आपको मिल जाएगा ये टोटल सेविंग्स 20 lakhs 26 lakhs। आपको दे रखा है टोटल सेविंग्स 20 lakhs एंड 26 lakhs, करेक्ट। दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, आपको एनुअल सेविंग्स निकालना है, आपको एनुअल सेविंग्स निकालना है, आपको कौन सा TMT1 एंड TMT2 का। ओके एवरीवन, तो TMT1 TMT2 का एनुअल सेविंग्स निकालना है। हमने अभी तक जो निकाला ये टोटल सेविंग्स निकाला है, इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट को, आप बोल सकते हो इसको एनुअल कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट इसमें क्या क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट 2 लाख दे रखा है। उसके बाद 2 lakhs यहां पर भी दे रखा है। देन दोस्तों नेक्स्ट कॉस्ट आपका कौन सा दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल का बाद इनडायरेक्ट लेबर, एंड इनडायरेक्ट लेबर का है 1,50,000 एंड सेकेंड है 1,80,000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इसका कॉस्ट कितना है 4 लाख एंड 8 lakhs। तो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट, राइट। 3.5 4 is 7.5, करेक्ट। और यहाँ पे कितना है 2 + 380 380 + 8 lakhs, 380 + 8 lakhs इज 11,80,000। ये आपका ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट, करेक्ट। तो अगर मैं आपको बोलूं नेट सेविंग्स, तो आपके नेट सेविंग्स आएंगे ए माइनस बी कर 20 lakhs - 7,50,000 गिव्स यू 12,50,000। एंड सेकेंड केस में 26 lakhs - 11,80,000 गिव्स यू 14,20,000, राइट। ये आपके सेविंग्स आ गए। इसमें से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, बिकॉज वो आपका अकाउंटिंग एक्सपेंस है। ऑफकोर्स SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालना है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। आपके केस में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन पढ़िए कितना दिया है, पढ़िए कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया है
cost of machine is 45 lakh divided by 10 एंड सेकेंड केस में कितना है 50 लाख दैट डिवाइड बाय 10, तो यहां पर आ जाएगा 4,50,000 और सेकेंड केस में आ जाएगा 5 लाख। राइट एवरीबॉडी, तो ये आ गया दोस्तों आपका डेप्रिसिएशन का फिगर। व्हाट नेक्स्ट? ई पार्ट में आप बोलोगे सेविंग्स बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे ही होता है, सी माइनस डी, इस पर लेंगे हम टैक्स एट द रेट, कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में 35% दिया है ऑन ई, एंड जी पार्ट में आ जाएगा आपका सेविंग्स आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा? सेविंग्स आफ्टर टैक्स। ये आपका आंसर रहेगा, सेविंग्स आफ्टर टैक्स, एनुअल सेविंग्स आफ्टर टैक्स। ओके, तो आपका डेप्रिसिएशन का नंबर लेस करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा? 12,50,000 माइनस 4,50,000 गिव्स यू 8 लाख। इस 8 लाख पर ले लो 35%, तो इट इज 2,80,000 का टैक्स, लेस इज इक्वल टू कर दो 5,20,000 का सेविंग्स आफ्टर टैक्स। सेकेंड केस में 14,20,000 माइनस 5 लाख, 9,20,000। इस पर ले लो 35% टैक्स, 3,22,000, लेस इज इक्वल टू कर दो, ये आ गया 5,98,000। 5,98,000 ये आ जाएगा आपका सेविंग्स आफ्टर टैक्स। ओके एवरीबॉडी, तो देखिए आपके ऑप्शन में 5,20,000 5,98,000 है क्या? 5,20,000 5,98,000 एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे दोनों आंसर मैच हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए, बी का सेकंड का आंसर बी है। ओके, अब आपको पूछा है पे बैक पीरियड, भाई साहब ARR पे बैक पीरियड, एंड नीचे पूछा है आपको पीआई, तो पीआई के लिए एंड पे बैक के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एनुअल CFAT, एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, तो चलिए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा इस कहानी को। एच पार्ट में अपन क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एड बैक कर लेंगे, मतलब इस CFAT डायरेक्ट आ जाएगा। एड बैक डेप्रिसिएशन मतलब कैन वी से CFAT इज नथिंग बट G प्लस डी, G प्लस डी, सेविंग्स आफ्टर टैक्स एड बैक डेप्रिसिएशन। सो 5,20,000 एड बैक 4,50,000 is 9,70,000 rupees, and second केस में 5,98,000 plus 5 lakh is 10,98,000, 10,98,000। ये आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। क्योंकि आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एवरी ईयर सेम है, तो आपको यूज करना पड़ेगा पे बैक का नॉर्मल फॉर्मूला, इवन कैश फ्लो वाला। याद है क्या आपको? payback period is equal to initial investment divided by annual cash flow. So initial investment is 45 lakh, annual cash flow is 9.7 lakhs. Here it is 10.98 lakh divided by, sorry, initial investment is 50 lakhs divided by annual cash flow is 10.98 lakhs. So 45 divided by 9.7, your payback period comes to 45 lakhs divided by 9.7 comes to 4.63, 64 बोल सकते हैं आप, एक्चुअली 639, ठीक है। एंड सेकेंड केस में 50 lakhs डिवाइडेड बाय 10.98, 4.55 ईयर्स। तो ये आपका पे बैक पीरियड आ गया। देखते हैं ऑप्शंस में ये दे रखा है क्या,
4.63 यस दे रखा है, एंड 4.55 ये भी दे रखा है. आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट वन शॉर्टकट, एंड व्हाट इज दैट शॉर्टकट? आपको दूसरे मशीन का पेबैक निकालने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप पहले मशीन का पेबैक निकाल लो, 4.63 आ गया, तो चारों ऑप्शंस चेक करो, कहीं पर भी 4.63 और है ही नहीं. इसका मतलब आपको दूसरे मशीन का पेबैक निकालने की मेहनत क्यों करनी है? दिस इज द वे यू कैन इजीली सेव योर मच टाइम इन योर एमसीक्यू क्वेश्चन इफ यू अप्लाई योर लॉजिक प्रॉपरली. ओके, चलिए, व्हाट इज द एआरआर बोला, ये अपन लास्ट में सॉल्व करेंगे. पेबैक पहले निकाल लेते हैं, राइट? पेबैक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पेबैक नहीं, क्या, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, बोलिए? अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है तो आपको सबसे पहले एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा. तो आपके पास इनफ्लो तो है, बस उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको 15% रेट से, राइट? तो यहां पर आ जाइए और आप बोलिए, यहां पर ही लिख सकते हैं एक्चुअली आप, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो is nothing but this CFAT into PVAF factor. PVAF factor कितना? 15% से कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए. So 1 divided by 1.15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT 5 point, तो आप क्या बोलेंगे? H into 5.0187, 5.0189 बोल दो आप उसको, क्योंकि आगे 8 के आगे 7 है. तो 5.019 इंटू 9,70,000, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 48,68,430. फर्स्ट केस. सेकेंड केस 10,98,000 इंटू 5.019, 55,10,862. ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. अब आपको करना क्या है? बस इन्हीं नंबर्स को डिवाइडेड बाय आउटफ्लो करना है. कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट. ये आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है. पीआई का फॉर्मूला आपको पता है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. तो दोस्तों यहां का आपका आंसर है आउटफ्लो का 45 लाख, और यहां का आंसर है 50 लाख. Therefore PI is equal to 48,68,430 divided by 45 lakhs, 1.082. Second case 55,10,862 divided by 50 lakhs, 1.102. अब देखना है आपको आपके आंसर में ये कहां मैच होता है. 1.082, ये देखिए 1.08. फिर से मैंने बोला वो लॉजिक यहां पे वर्क कर रहा है. चारों ऑप्शंस में से पहली मशीन का 1.08 का आंसर कहीं रिपीट नहीं किया इन लोगों ने. इसका मतलब आपको अगले मशीन का 1.1 निकालने की जरूरत ही नहीं है. वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैं निकाल रहा हूं. एग्जाम में टाइम बच जाएगा आपका. यस, राइट. आगे इन्होंने ARR भी पूछा आपको. व्हाट इज ARR? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. And for accounting rate of return, what exactly you do is very simple. Average accounting cash profit लेना है आपको, average accounting profit, and divide करना है उसको average investment के साथ, multiply करना है 100 के साथ. लिख देता हूं मैं आपके लिए. ARR is equal to average annual profit, not cash flow, divided by average investment into 100. What is average investment here? Opening WDV plus closing WDV divided by 2. Opening WDV plus closing WDV divided by 2 is your average investment.
राइट। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपना सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे। TMT1 के लिए आई विल से ARR इज नथिंग बट एवरेज एनुअल प्रॉफिट विल बी योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,20,000 जो अपन ने आंसर निकाला था, और उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 45 लाख के साथ प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। सर वो प्लस 0 डिवाइड बाय 2 क्यों किया सर? बिकॉज क्लोजिंग WDV इज 0 इन केस ऑफ SLM। So opening value is 45 lakh, closing value at the end of useful life 10 years is 0, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, एंड लास्ट में इसको इंटू 100 कर देंगे। इसका आंसर कितना आता है दोस्तों? 5.2 डिवाइडेड बाय 22.5 इंटू 100, दैट गिव्स मी 23.11%। 23.11% एवरीबॉडी। एंड सेकेंड केस में TMT2 के केस में ARR will be nothing but your average annual cash flow is nothing but saving, sorry, average annual savings is 5,98,000, ऊपर निकाला अपन ने, ये देखिए 520 598, राइट। प्रॉफिट लेना है हमको इसलिए हम CFAT नहीं ले रहे। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट विल बी 50 lakhs प्लस 0 डिवाइड बाय 2, ऑफ कोर्स 25 lakhs into 100 will give you your answer. So 5.98 divided by 25 into 100, 23.92%. 23.92% is your answer. चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में 23.92 बाद वाले केस में और फर्स्ट वाले केस में 23.11, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपको ये समझा है अच्छे से? एवरीबॉडी, हैव यू अंडरस्टूड द होल लॉजिक ऑफ योर केस सिनेरियो? हमने चारों आंसर कर लिए हैं। केस सिनेरियो ऑन कैपिटल बजटिंग इज डन। तो गाइज दिस वाज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है ये? शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड आर प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 51 रुपीज। The company is expected to pay dividend of 5 rupees per share. That's your D1. With a growth rate expected at 10%, so that's your G 0.1. It plans to raise fresh equity share capital. The merchant banker has suggested that an underpricing of 2 rupees is necessary in the pricing of new shares. Of course, नए shares के वक्त 2 रुपए कम दाम में रखो, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अभी का दाम कितना है? 51 है, तो -2 करना पड़ेगा। और उसके बाद ये बोल रहे हैं and involving a cost of 50 पैसे पर शेयर ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो आपका 50 पैसे पर शेयर खर्चा भी होगा। इसका मतलब आपका जो नेट प्रोसीड्स है वो 51 माइनस 2 माइनस 0.5, 50 पैसे खर्च हो रहा है इसलिए वो भी माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो नेट प्रोसीड्स विल बी 48.5 आई गेस, राइट। आगे बोला द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अज्यूमिंग नो चेंज इन द डिविडेंड रेट एंड द ग्रोथ रेट विल बी व्हाट। तो आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना होगा, D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100, करेक्ट। अब आपका D1 कितना लिया जाए? जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो लिया जाएगा 5 रुपीज पर शेयर, एंड डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा? 51 माइनस 2 माइनस 0.5, ये आपका नेट प्रोसीड हो गया। और ग्रोथ रेट विल कंटिन्यू एट 10%, सो इसलिए 0.10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका के ही आ जाएगा। आपका के ही आ जाएगा दोस्तों। 51 माइनस 2 माइनस 0.5 इज 48.5, बिल्कुल सही है। तो 5 डिवाइडेड बाय 48.5 प्लस 0.1 इंटू 100, दैट गिव्स मी आंसर 20.31। 20.31 इज माई KE। क्या मेरा आंसर आ रहा है? 20.31। बहुत ही इजी आंसर है, चुटकी में आंसर आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। लेवरेज पे अगला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किस पे था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे था। अब हम जा रहे हैं लेवरेज पे, और लेवरेज के केस में बोला है RGT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैज अ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स अंडरलाइन कर लो, DOL है भाई। एट द सेल्स लेवल ऑफ 7 लाख रुपीज, ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT ऑफ 2,20,000 रुपीज, फॉल इन द सेल्स ऑफ द कंपनी इज बाय 10%। तो कंपनी का सेल जो है वो 10% से नीचे आ गया है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑन द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द कंपनी? दोस्तों आप सबको पता है कि आपका
व्हाट विल बी द रिजल्ट इन द डिक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम बोला है, मतलब डिक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम कितना होगा आपको वो बताना है। आपका ड्यूएल का फॉर्मूला आपको याद है, ड्यूएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये आपका फॉर्मूला है। तो दोस्तों यहां पर ड्यूएल आपको दे रखा है 3 टाइम्स का, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपको पता नहीं है कितना होगा, बट आपको परसेंटेज चेंज इन सेल्स उन्होंने बोल दिया है 10% है। तो दोस्तों फाइनली आपका जो चेंज इन ईबीटी रहेगा, चेंज इन ईबीआईटी, दैट विल बी 30%, 10 इंटू 3, 30% से आपका ईबीआईटी जो है वो गिर जाएगा। देयरफॉर डिक्रीज इन ईबीआईटी, उन्होंने न्यू ईबीआईटी नहीं पूछा आपको, डिक्रीज इन ईबीआईटी पूछा है, तो ओरिजिनल ईबीआईटी का 30% लेना पड़ेगा, विच कम्स टू 66,000 आई गेस। तो 66,000 मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपको ये आंसर भी समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, कोई हार्ड चीज नहीं थी इस क्वेश्चन में, और आपको बैठे बैठे इजीली अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं इस सबके, राइट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इट सेज नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस। अब यहां से शुरू होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ओके। तो अगले अभी जो 25 मिनट में हमने डिस्कस किया ये पूरा का पूरा केस सिनेरियो डिस्कस किया। अब जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ये बोलता है यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ नेवी प्राइवेट लिमिटेड। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 15 टाइम्स का है, कैश एंड बैंक बैलेंस 10% ऑफ करंट एसेट्स रहेंगे, नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो भैया नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी अमाउंट आएगा उसका 10% कैश एंड बैंक बैलेंस रहेगा, कोई बात नहीं। क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो वो 10 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे देखना पड़ेगा आपको। जनरली क्रेडिटर्स का जो होता है रेशियो वो क्रेडिट परचेसेस भी हो सकता है, इन्होंने सीओजीएस बोला है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स है, नेट फिक्स्ड एसेट्स आर 25% ऑफ टोटल लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन इज 15% ऑन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, करंट रेशियो इज 1.6, कैपिटल गेयरिंग रेशियो इज 0.6, all purchases and sales are assumed to be on credit basis only. The balance sheet of this company as on 31st March 2025 is given to you, and आपको भी 2025 का ही प्रिपेयर करना था बैलेंस शीट। आपके पास बैलेंस शीट में कितना शेयर कैपिटल रहेगा, 36 लाख रहेगा सर। रिजर्व्स कितने रहेंगे पता नहीं है, बॉन्ड्स कितने रहेंगे पता नहीं है, बट दोनों का टोटल बाहर आने वाला है। ट्रेड पेबल्स नहीं पता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस नहीं पता, एंड फाइनली 45 लाख का आंसर जो दे रखा है वो नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है 7.5 लाख के, और यहां पर आपका टोटल आएगा। मतलब आपके यहां के आंसर में ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो नेट ऑफ करके लिए, जबकि करंट लायबिलिटी का और प्रीपेड एक्सपेंस का कोई संबंध नहीं होता है। आपने करंट लायबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस लेने चाहिए, बट कोई बात नहीं, इन्होंने आपको नेट ऑफ करके दिए। आगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू वी डोंट नो, कहीं पर भी कोई वैल्यू आपको पता नहीं है। यहां पर करंट एसेट्स में 3 आइटम आएंगे, केवल 3 है ये हमको पता है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, एंड टोटल है, दैट्स इट। और यहां पर भी आपको करंट एसेट्स में दिख रहा है कि कहीं पर भी भाई क्या नहीं दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस का अमाउंट नहीं दिया। तो आपके पास 2 चॉइस है, यहां पर भी प्रीपेड एक्सपेंस मत लो और इधर नेट ऑफ वाला नंबर 45 लाख ले लो, या तो यहां पे नेट ऑफ वाला नंबर ना लेते हुए यहां पर अलग से प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखा दो। दो में से कोई भी एक फॉलो करना है। करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखाकर करंट लायबिलिटी में नेट ऑफ नहीं करना है, या तो करंट लायबिलिटी में नेट ऑफ कर लिया है इसलिए करंट एसेट्स में दिखाना नहीं है। ओके चलिए आगे बोला है ऑल वर्किंग नोट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। कोई बात नहीं, हम पार्ट ऑफ आंसर रखेंगे, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट रेशियो के बारे में। आपको करंट रेशियो कितना दे रखा है? करंट रेशियो सर हमको 1.6 का दे रखा है सर। ओके चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रेशियो एनालिसिस, ओके रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले यू हैव टू टेक योर करंट लायबिलिटीज 45 lakhs इंक्लूसिव ऑफ योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेट ऑफ करके लेने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे करंट लायबिलिटीज विच दे हैव मेंशन्ड यू 45 lakhs, उसमें ऐड कर दो 7.5 lakhs,
आपको कोई नेट ऑफ रखने की जरूरत नहीं है। तो 45 प्लस 7 विल बी 52 लाख का करंट लायबिलिटी। ओके, 52 लाख का 52.5 लाख सॉरी 52.5 लाख का करंट लायबिलिटी रहेगा। ठीक है, और आपको बोला है करंट रेशियो कितना है, 1.6 है। देयरफॉर करंट एसेट्स इज इक्वल टू 52.5 लाख इंटू 0.6 बराबर। तो ये कितना आएगा, 1.6 सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर करंट रेशियो 1.6 दे रखा है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 52.5 इंटू 1.6 84 लैक्स। तो करंट लायबिलिटीज कितने के हो गए, 52.5 लाख के हो गए। करंट एसेट्स कितने के हो गए, 84 लाख के हो गए। तो आप आपके बैलेंस शीट में नेट ऑफ करके लिखने की जरूरत नहीं है जैसे उन्होंने दिया है। बहुत सिंपल लॉजिक है उसका। नेट ऑफ क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट एसेट साइड आने चाहिए और लायबिलिटी साइड में आपके पास टोटल करंट लायबिलिटी आना चाहिए। नेट ऑफ करने का कोई संबंध नहीं है। चलो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज डन है। अब आगे क्या, आपको इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से देखोगे तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला आपको कि आपका जो फिक्स एसेट्स है, नेट फिक्स एसेट्स, ये टोटल ऑफ लायबिलिटी का 25% है। टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड का, टोटल लायबिलिटीज का 25% है। ओके, और इसका मतलब ये होगा ना कि इट इज एसेट साइड का 25%। अगर टोटल लायबिलिटीज का 25% है तो एसेट साइड का भी ये 25% हो गया। इसका मतलब करंट एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स के 75% है। मैं लिखता हूं आपके लिए, चलो। नेट एफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल लायबिलिटीज। देयरफॉर नेट एफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल एसेट्स भी बोल सकते हैं आप इसको। टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स एक ही होते हैं, बराबर है। इसका मतलब देयरफॉर गाइस व्हाट इज 75% ऑफ टोटल एसेट्स। अगर टोटल एसेट्स का 25% फिक्स एसेट्स है तो टोटल एसेट्स का 75% क्या रहेगा दोस्तों, करंट एसेट्स। तो आपके करंट एसेट्स कितने हैं, 75% ऑफ टोटल एसेट्स है, और आपको पता है आपके करंट एसेट्स कितने हैं, राइट। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स ऑफ 84 लाख डिवाइडेड बाय 75%। 84 लाख के जो करंट एसेट्स है, अगर मैं उसको डिवाइड बाय 0.75 कर देता हूं, मतलब मेरे टोटल एसेट्स हो गए 112 लाख के। 112 लाख के क्या है मेरे पास, टोटल एसेट्स है, राइट। ऑल ऑफ यू हैव यू अंडरस्टूड। चलो बढ़िया है, टोटल एसेट्स भी आ गए हमारे पास अभी। नाउ व्हाट, टोटल एसेट्स रेडी है हमारे पास अभी। अब हम क्या बोलेंगे, हमारा जो 25% ऑफ नेट फिक्स एसेट्स है वो निकाल लेते हैं। नेट फिक्स एसेट्स इज 25% ऑफ 112 लैक्स। तो भैया 112 लाख कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 28 लैक्स। 28 लैक्स के आगे नेट फिक्स एसेट्स, करेक्ट। नेट फिक्स एसेट्स कितने के आगे, 28 लैक्स के आगे एवरीबॉडी, which is nothing but your net WDV, you can say that's your net closing WDV. okay, depreciation का रेट दे रखा है कि आपको क्वेश्चन में, depreciation is 25% ऑफ ओपनिंग WDV to 15% ऑफ ओपनिंग WDV बोल रही है लोग। ओके, तो कैन वी से अगर 100 रुपीज ओपनिंग WDV है, 15% आपका डेप्रिसिएशन मतलब 15 रुपीज का डेप्रिसिएशन है, तो क्लोजिंग WDV 85% हुआ ना, क्लोजिंग WDV 85% हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा 85% है, 28 लैक्स। देयरफॉर यू कैन से ओपनिंग WDV is equal to 28 lakhs divided by 85%, which comes to 32 lakh 94,000 118। सो दैट्स योर ओपनिंग WDV। कैसे निकाला सर, 25% का अपना एसेट का वैल्यू आ गया 28 लाख, दैट्स योर क्लोजिंग WDV। क्लोजिंग WDV डिवाइडेड बाय 85% क्यों किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट 15% है, तो इसका मतलब क्लोजिंग WDV इज 85%। तो क्लोजिंग WDV को अगर 85% से डिवाइड करेंगे तो 100% अमाउंट आ गया आपके पास, एंड देयरफॉर आपको आपका डेप्रिसिएशन का नंबर भी मिल गया।
depreciation is nothing but opening WDV minus closing WDV. And that gives me depreciation of 4,94,118. So that's my depreciation number, everybody. राइट डेप्रिसिएशन का नंबर भी आ चुका है आपके पास. अब आगे इन्होंने आपको बोला है करंट रेशियो यूज कर लिया अपन ने. देन दे आर सेइंग अस दैट कैश एंड बैंक बैलेंस इज 10% ऑफ करंट एसेट्स नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो आपका जो भी करंट एसेट्स है नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस वो लो और उसका 10% जो है वो कैश एंड बैंक बैलेंस रहेगा. तो चलिए कैश एंड बैंक बैलेंस इजीली आ जाएगा आपका. Cash and bank will be nothing but 10% of 84 lakhs minus 7.5 lakhs. 10% of net current assets. Net of what? Prepaid expenses. So 84 minus 7.5 into 10%. तो ये आ गया 7,65,000 का क्या आ गया, ये कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया मेरे पास. कैश एंड बैंक बैलेंस. अब मेरे करंट एसेट्स में क्या बचता है दोस्तों? हमारे करंट एसेट्स में क्या बचता है? इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस. बराबर है. हम बोलेंगे करंट एसेट्स इज नथिंग बट इन्वेंट्री, डेटर्स मतलब ही रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड बैंक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस. करेक्ट. अब इसमें से मुझे पता है इसका टोटल 84 लाख है. मुझे नहीं पता मेरा इन्वेंट्री कितना है या मेरा रिसीवेबल्स कितना है. ट्रेड रिसीवेबल बोला उन्होंने तो अपन भी ट्रेड रिसीवेबल बुला लेते हैं. बट आई नो दैट माई कैश एंड बैंक बैलेंस इज 7,65,000 and my prepaid expenses are 7.5 lakhs. Therefore, I can say that inventory and trade receivables is equal to 84 minus 7.65 minus 7.5, 68 lakh 85,000. 68 लाख 85,000 क्या बन गया मेरा? इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल का आंसर आ गया 68,85,000. राइट. डन. यहां तक. आगे पढ़ते क्या बोला है. जीपी रेशियो 20% है. जो आपका क्रेडिटर्स है वो टर्नओवर रेशियो सीओजीएस पर बेस्ड है 10 टाइम्स. डेटर्स टर्नओवर रेशियो आपका 12 टाइम्स है. आपका जीपी रेशियो जो दे रखा है वो 20% है. इसका मतलब अगर मैं सेल्स को अज्यूम कर लू x तो 0.2x विल बी माई जीपी. दैट मीन्स 0.8x will be my COGS. करेक्ट. दैट विल बी माई COGS. बराबर है कि नहीं. तो अपन बोलेंगे कोई बात नहीं, इसको हम लोग सेल्स x को ले लेते, x को सेल्स ले लेते. तो आई विल से therefore sales be x, therefore GP is equal to 0.2x, therefore COGS is equal to 0.8x. बात समझ में आई. अगर आपका 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है इसका मतलब आपका सीओजीएस रेशियो 80% हो गया. राइट. डेटर्स टर्नओवर रेशियो आपको 12 टाइम्स बोला है इन्होंने तो हम बोलेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स. क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स. आई हैव टू अज्यूम ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स एंड वो जो सेल्स का अमाउंट है वो एक्स है. डेटर का अमाउंट हमको पता नहीं है तो वो यहां पर रख देते हैं डेटर्स एंड ये आ गया 12 टाइम्स. देयरफॉर डेटर्स विल बी व्हाट? डेटर्स विल बी x by 12. डेटर्स क्या आ जाएगा? x by 12 आ जाएगा. वैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री. बट एवरेज इन्वेंट्री हमको पता नहीं, हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री ही पता है. हम बोलेंगे ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज. अज्यूम ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक.
तो ये आपका क्लोजिंग भी और ये आपका एवरेज भी। ओके, अब आपको सीओजीएस का रेशियो है 0.8x और आपकी इन्वेंट्री आपको पता नहीं है तो आप उसे इन्वेंट्री बोल दो सिर्फ, और आपका रेशियो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का है वो 15 टाइम्स बोला है क्वेश्चन में। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो 15 टाइम्स बोला है, राइट। तो आप इसको यूज कर लो और इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0.8x बाई 15, 0.8x बाई 15, करेक्ट। तो आपको इन्वेंट्री का आंसर पता है, ये इन्वेंट्री का आंसर है। आपको डेटर्स का आंसर पता है, ये आपका डेटर्स का आंसर है। और डेटर्स और इन्वेंट्री दोनों का टोटल भी आपको पता है, ये आपका टोटल है। डेटर और इन्वेंट्री का दोनों का टोटल भी आपको पता है, ये आपका टोटल है। तो कैन वी से दैट मीन्स सिंस वी नो this part, so instead of now inventory I will take this part inventory की जगह प्लस रिसीवेबल की जगह मतलब ही डेटर्स की जगह आई विल टेक दिस पार्ट। ये आ गया मेरा डेटर्स और ये आ गया उन दोनों का टोटल कितना है 68,85,000, 68,85,000, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करना है और आपका जो है एक्स का आंसर निकल जाएगा। आपका सेल्स का आंसर कैसे निकलेगा, सिंपली दोनों को सॉल्व करके आपका एक्स का आंसर निकल जाएगा। आपका सेल्स दैट इज एक्स का आंसर कितना आएगा दोस्तों 0.8x बाई 15 प्लस x बाई 12 इज इक्वल टू 68,85,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू सेल्स इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों राइट, दिस विल कम टू 503,78050। ये आ गया आपका सेल्स का आंसर, करेक्ट। आपके सेल्स का आंसर निकल गया तो आपका सीओजीएस आपका जीपी सब निकल गया है। देयरफॉर सीओजीएस इज इक्वल टू इसका 80% निकालना है 503,78050 इंटू 0.8 403,02,440। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ये क्या आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देयरफॉर रिसीवेबल्स मतलब आपका डेटर्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे x बाय 12 सेल्स बाय 12। आपका सेल्स है 503,780। रिसीवेबल्स किस पे वैल्यू किया उन्होंने, डेटर्स टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स है ना। अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स है तो ये आपका सेल्स का नंबर और इससे मिल जाएंगे आपको आपके डेटर्स। 12 टाइम्स मतलब 1 मंथ का कलेक्शन हो गया ना, तो उसको डिवाइड बाय 12 इंटू 1 बोल सकते हो, या तो आप इंटू 1 नहीं बोलकर डायरेक्टली डिवाइड बाय 12 भी बोल सकते हो। और आपका आंसर आ जाएगा रिसीवेबल्स का 41,98,171, 48,98,171। ये आपके रिसीवेबल्स आ गए। और वैसे ही आपकी इन्वेंट्री भी आ जाएगी। आपकी इन्वेंट्री के लिए क्या करना था आपको 0.8x डिवाइड बाय 15 करना था, मतलब ही सीओजीएस 0.8x मतलब क्या सीओजीएस ना। तो 4,03,002,440 डिवाइडेड बाय 15 करना था आपको, 403,02440 डिवाइड बाय 15 करना था आपको। इससे आपका इन्वेंट्री का आंसर आ जाता है 26,86,829, 26,86,829। ये आपका इन्वेंट्री का आंसर आ गया दोस्तों। एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सीओजीएस पर बेस्ड था वैसे भी,
क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, उन्होंने बोला आपको सीओजीएस पे, एक्चुअली सीओजीएस यहाँ पर परचेसेस ही है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम। सीओजीएस इटसेल्फ इज योर परचेसेस बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इज सेम, और इसलिए सीओजीएस को डिवाइड बाय आप बोलोगे क्रेडिटर्स, मतलब ट्रेड पेएबल। तो टर्नओवर रेशियो कितना दिया है, 10 दिया है। सीओजीएस कितना है आपका, सीओजीएस कितना है आपका 403.02.440, एंड इससे हमको मिल जाएगा हमारा क्रेडिटर्स। देयरफॉर क्रेडिटर्स विल बी 40,30,244, 40,30,244, राइट। ये आपका क्रेडिटर्स का नंबर आ गया। और बताइए आपको क्या चाहिए, अभी क्रेडिटर्स भी आ चुका है आपका। अब आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको। ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपके टोटल एसेट्स है जो हमको पता है 112 लाख के, और यहां पर करंट लायबिलिटीज है जो हमको पता है 52.50 लाख के। तो कैन वी से देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाला पोर्शन रहेगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 112 माइनस 52.5, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 59.5 लैक्स का है, 59.5 लैक्स का कैपिटल एम्प्लॉयड है। सो योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस बॉन्ड्स। इस क्वेश्चन में बॉन्ड्स बोला है, क्वेश्चन देख लो अच्छे से। तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड पता है कितने का है, 59.50 लाख का है। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है, शायद आपको शेयर कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में। यस, 36 लाख का शेयर कैपिटल दे रखा है। तो शेयर कैपिटल इज 36 lakhs. Reserves and surplus plus bonds, we don't know how much. Therefore, reserves and surplus plus bonds will be nothing but 59.5 minus 36 lakhs. That gives you 23.50 lakhs. 23.50 lakhs क्या है, reserves and surplus और bonds का टोटल है। ठीक है, अब यहां पर आप यूज कर सकते हो कैपिटल गियरिंग रेशियो। व्हाट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो? ऑल द गियरिंग आइटम्स डिवाइडेड बाय नॉन गियरिंग आइटम्स। तो यहां पर गियरिंग आइटम सिर्फ एक ही है, बॉन्ड, एंड डिवाइड बाय नॉन गियरिंग आइटम में आपके पास दो आइटम है, एक है शेयर कैपिटल और एक है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट। जिसमें से शेयर कैपिटल कितना है ये भी हमको पता है, 36 लाख का शेयर कैपिटल है, करेक्ट। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो आपको अभी तक पता नहीं। आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो मगर आपको पता है 0.6 है। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, देयरफॉर what will happen, 0.6 is equal to bonds divided by 36 lakhs plus reserves and surplus. Therefore 36 into 0.6, 21.60 lakhs plus 0.6 reserves and surplus is equal to bonds. इज इक्वल टू बॉन्ड्स, बराबर है। ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत काम में आने वाला है। बॉन्ड का आंसर ये है, ठीक है। अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढ पाओ तो काम हो जाएगा आपका, बराबर है। कैपिटल एम्प्लॉयड के वक्त अपन ने ऑलरेडी बोल दिया था रिजर्व एंड सरप्लस प्लस बॉन्ड्स का टोटल कितना है, 23.5 लाख का है। देयरफॉर बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट, बॉन्ड इज इक्वल टू 23.5 लाख माइनस रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर है कि नहीं। बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट,
बॉन्ड अगर इसको चेंज करोगे तो बॉन्ड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 23.50 लाख माइनस रिजर्व एंड सरप्लस बन जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। रिप्लेस करके देख लेते हैं क्या होता है ऊपर वाला पार्ट, बॉन्ड इज इक्वल टू बना के देख लो उसको। देयरफॉर इस चीज को अपन चेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं यहां पर बॉन्ड इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 23.50 लैक्स माइनस रिजर्व एंड सरप्लस। करेक्ट, दैट विल गिव यू योर बॉन्ड। अब बॉन्ड का ये वाला पार्ट जो था यहां पर ये सब्सटीट्यूट करेंगे, अपन क्या बोलेंगे 21.60 लैक्स प्लस 0.6 रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू बॉन्ड के जगह ये लिखना है हमको अभी 23.50 लैक्स माइनस रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपको रिजर्व एंड सरप्लस इस साइड ले जाना है और नंबर उस साइड ले जाना है, तो आप क्या बोलोगे 1.6 रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू 23.5 माइनस 21.6, 1.9 lakhs, 1.6 reserves and surplus is equal to 1.9 lakhs. Therefore, reserves and surplus will be 1,18,750. 1,18,750 will be your reserves and surplus. अब आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट जो है वो रेडी हो चुका है, आप देखना है तो यहां पर लिख कर देख सकते हो। आप बोलते जाओ एक एक आइटम क्या क्या हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस अभी अभी निकाला अपन ने, थोड़ा इंक साइज कम कर देता हूँ मैं, 1,18,750 रिजर्व्स एंड सरप्लस निकाला अपन ने अभी। बॉन्ड का वैल्यू, तो बॉन्ड का वैल्यू तो एकदम आसान है निकालना। अभी बॉन्ड का वैल्यू क्या आएगा, बॉन्ड इज इक्वल टू 23.50 lakhs माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,18,750, तो 23,50,000 minus 1,18,750, my bond value will be 22,31,250, 22,31,250। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 22,31,250। तो अब इनका टोटल ले लो, बराबर 59.50 लैक्स आता है। देखो 1, 2 एंड 3 का टोटल, 1, 2 एंड 3 का टोटल 36 लैक्स प्लस दिस विल गिव यू दिस। ट्रेड पेएबल का आंसर कितना है आपका, ट्रेड पेएबल का आंसर, क्रेडिटर का आंसर है आपका 40,30,244, 40,30,244। करेक्ट। उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस मतलब ही करंट लायबिलिटीज नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो करंट लायबिलिटी का अमाउंट है वो लेना है और उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। आपकी करंट लायबिलिटी का आंसर कितना था, आपका करंट लायबिलिटी 52.5 लाख था, माइनस 7.5 लाख करना पड़ेगा, तो 45 लाख का तो करंट लायबिलिटी का आंसर आ जाएगा। उस 45 लाख में से करंट लायबिलिटी का आंसर 45 लाख आया, उसमें से माइनस करो 40.30244, मतलब आपका अदर एक्सपेंसेस जो है वो 469,756 आएगा। कैसे आया सर ये, टोटल करंट लायबिलिटी 45 लाख से नेट ऑफ प्रोविजन का बात कर रहा हूं मैं, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया 40,30,244, तो बचा हुआ फिगर ये रहेगा। तो आपका टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड जो है 59.5 प्लस 45 104.5 आता है। और अगर आपने इसके साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस नेट ऑफ नहीं किए रहते थे तो प्लस 7.5 करके बराबर 112 का आंसर आता था। जितना आपका करंट टोटल एसेट्स है उतना ही टोटल लायबिलिटीज है। ओके, तो अगर आप इस अमाउंट में से नेट ऑफ ये नहीं करोगे तो ग्रॉस ऑफ कर दोगे तो आपका जो टोटल एसेट्स का आंसर आप 112 लाख यूज कर रहे थे वो मैच हो जाएगा। ओके, अब यहां पे आ जाओ। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी अपन ने ढूंढा ही था, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हमारा कितना आया था 32,94,188। डेप्रिसिएशन कितना आया था 4,94,118 है वो।
118, तो आपका नेट आंसर इधर 28 लाख आया था, याद है 28 लाख। और इन्वेंट्री का आंसर आपने कितना निकाला था 26,86,829। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना निकाला था 41,98,170। एंड आपका कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था 7,65,000 था। टोटल यहां पर आ जाएगा आपका 76,50,000। अगर इसके साथ 28 ऐड कर देंगे तो ये भी 104.5 आएगा। और इसको अगर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिख दोगे, जो कि लिखना चाहिए यहाँ पर 7.5 लाख का, तो ये आंसर 112 मैच हो जाएगा। नेट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस था इसलिए 104.5 आ रहा है, अदरवाइज 112 आपका टोटल एसेट्स है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो चुका है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बेस्ड है। एक जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इस क्वेश्चन में, एक बार अच्छे से पढ़ लो। दिस कंपनी हैज द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैंक टर्म लोन, डिबेंचर व्हिच आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो भैया जो डिबेंचर है वो 5% प्रीमियम पे रीपे करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगेन रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। उसके बाद बोला द कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर्स इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ बैंक लोन। तो अगर बैंक का कूपन रेट अपन ने एक्स अज्यूम कर लिया तो आपका जो डिबेंचर्स का कूपन रेट है वो 1.5x हो जाएगा। एंड बोला है द टेन्योर ऑफ द बैंक एंड द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज 1.5 टाइम्स ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट रेट। अभी अभी आपने डिबेंचर इंटरेस्ट रेट 1.5 टाइम्स ऑफ टर्म लोन बोला, तो अगर इसका 1.5 बोला तो मतलब 1.5 का 1.5 का 1.5 इज 2.25। तो आपके टर्म लोन के हिसाब से ये बन गया 2.25x। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। टर्म लोन के लिए x है, डिबेंचर के लिए 1.5x है, और प्रेफरेंस शेयर के लिए 2.25x हो गया। प्रेफरेंस शेयर के लिए 2.25x हो गया, राइट। आगे क्या बोला है, द टेन्योर फॉर द बैंक लोन, डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स इज 3 years, 5 years एंड 7 years रेस्पेक्टिवली। तो ये आपका लाइफ दे रखा है। करंट बुक वैल्यू ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 125 lakhs, रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 lakhs, बैंक टर्म लोन 10 lakhs, डिबेंचर्स फेस वैल्यू 115 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 120 lakhs, टोटल इज 80 lakhs। टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द कंपनी इज 25%, नो प्रॉब्लम। आगे बोला है डिबेंचर्स आर सेलिंग एट प्राइस ऑफ 96 रुपीज, तो ये आपका नेट प्रोसीड बन गया। Whereas preference shares are currently selling at 102, that's your net proceed for preference shares. Equity share of the company is quoted at 150 rupees per share, so that is again the market price of the share. Ongoing P ratio is 6.667. So अगर आपके पास P ratio दिया है और बाकी कोई फैक्टर नहीं दिया है जिससे आप K निकाल सकते हो, तो 1 by P ratio is K. As you all know, K is 1 by P ratio. तो आपका P ratio जो है प्राइस अर्निंग्स रेशियो वो 6.667 है, तो 1 डिवाइड बाई 6.667 करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 15%। तो आपका के जो है कितना आ जाएगा 15% का के आ जाएगा। देन दे आर सेइंग that this company belongs to the risk class where the overall cost of capital and the discount rate of the company is 20%. So that means the cost of capital is 20%. 20% is your cost of capital, but based on what? Based on this structure. This is book value structure. This is book value structure. Now they are saying calculate the rate of interest on bank term loan and debenture. एक बार आपने बैंक टर्म लोन निकाल लिया तो इंटू 1.5 कर लेना, डिबेंचर आ जाएगा। रेट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड बोल रहे हैं लोग। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट तो बहुत सिंपल है, अगर एक बार बैंक टर्म लोन आ जाएगा रेट तो इंटू 2.25 कर देना, आपको ये भी आंसर मिल जाएगा। और ये बोल रहे लास्ट में वैक निकाल लो यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। तो आपका ये जो वैक दिया था ये कौन सा था, ये बुक वैल्यू वेट्स वाला था। कहां बोला है सर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, बट क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी बिलोंग्स टू दिस रिस्क क्लास जहां पे ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 20% होता है, और ऊपर आपको बुक वैल्यू स्ट्रक्चर दिया है। इसका मतलब बुक वैल्यू बेसिस पर आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ये आएगा जो दे रखा है, और आपको पूछा है स्पेसिफिकली मार्केट वैल्यू यूज कर क्या आएगा। और मार्केट वैल्यू के लिए आपके पास यहां पर मार्केट वैल्यूज 96, 102, फिर उसके बाद 150, ये सब दे रखा है, कोई टेंशन नहीं। ओके, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगा। आप मेरे साथ बनिए
और आपको डेफिनेटली ये सब आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां पर हम बोलेंगे लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक टर्म लोन be x, therefore debenture will be 1.5x, therefore प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट विल बी 2.25x। बहुत सिंपल है, ये तो अपन ने डिस्कस भी किया था। ओके, तो ये आ गया आपका अजम्पशन। ओके, ये आपका अजम्पशन। अब आपको क्या करना है, केडी फॉर टर्म लोन अगर मैं निकालू तो इज वेरी सिंपल, आई इंटू 1 माइनस टी। आपका आई कितना है, एक्स है सर। रेट ऑफ टैक्स कितना है, 0.25 सर। तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आएगा, या ऐसे ही रख दीजिए, कोई बात नहीं, 0.75x। ओके, केडी फॉर टर्म लोन इज 0.75x। आगे केडी फॉर डिबेंचर्स, आपको लाइफ ऑफ डिबेंचर दिया है, आप रेडीमेबल कैटेगरी का फॉर्मूला यूज करोगे। रेडीमेबल कैटेगरी फॉर्मूला इज आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100। और आपका आई कितना लोगे यहां पर, आपका आई कितना लोगे यहां पर, इंटरेस्ट का रेट है 1.5 ऑन 100। अगर आप करोगे तो 1.5 का रेट ऑन 100 करेंगे तो 150x आ जाएगा। आपका इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट अमाउंट 150x आ जाएगा इंटू 1 माइनस 0.25 प्लस रेडीमेबल वैल्यू के लिए इन्होंने क्या बोला, 5% प्रीमियम मतलब 105 माइनस नेट प्रोसीड मतलब अभी का वैल्यू मार्केट वैल्यू 96 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, आपके 5 ईयर्स दे रखे डिबेंचर्स के लिए, एंड दैट डिवाइड बाय 105 प्लस 96 बाई 2 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सिंपल सा आंसर यही है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बस इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 150 इंटू 0.75 कर लो, 112.5x प्लस 105 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, 1.8 दैट डिवाइडेड बाय 105 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2 100.50। ये आपका केडी फॉर डिबेंचर आ गया, केडी फॉर डिबेंचर आ गया, डोंट वरी, ये आपका केडी फॉर डिबेंचर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केपी निकालना पड़ेगा आपको, प्रेफरेंस शेयर्स का केपी, सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, रेडीमेबल कैटेगरी केपी इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला इज पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाई 2 इंटू 100। योर पीडी विल बी 100 पे 2.25 मतलब 225x 100 पर 2.25 225x प्लस रेडीमेबल वैल्यू अगेन 5% प्रीमियम के हिसाब से 105 माइनस करेंटली सेलिंग एट, इसका प्राइस जो दिया 102 दिया था, लाइफ इसका 7 ईयर्स दिया हुआ है, एंड 105 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका केपी है। क्या सिंप्लीफाई करके होगा आंसर इसका, 225x प्लस 105 minus 102 divided by 7, 0.4286. This divided by 105 plus 102 divided by 2, 103.50.
इंटू 100। बस दैट्स इट। तो ये आपका केपी का आंसर भी रेडी हो चुका है। जैसे आपका केडी का आंसर रेडी है वैसे आपका केपी का आंसर भी रेडी है। राइट एवरीवन। तो ये आपका केपी और केडी दोनों भी आ चुका है। आगे अब आपका के तो अपन ने ऑलरेडी निकाला है, 1/p रेशियो बोला अपन ने, तो 1/6.667 विच इज इक्वल टू 15%। तो आपका के जो आ गया वो 15% आ गया। अब ये इंडिविजुअल कॉस्ट के साथ अपन क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग आपको डेटा दिया है वो पुटअप करेंगे और आपके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे टेकिंग क्यू इज इक्वल टू 20%, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, अमाउंट रुपीज, प्रपोर्शन इधर ही ले लेते हैं, इंडिविजुअल कॉस्ट मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं दोस्तों हमारा टाइम बचाने के लिए, एंड लास्टली प्रोडक्ट। सो गाइस आपके सोर्सेस में इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख का है, बराबर है ना, 25 लाख ही है ना। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख है, बैंक का टर्म लोन 10 लाख है, डिबेंचर्स 15 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 20 लाख है, और इन सब का टोटल आपका 80 लाख है। अगर आप इसके प्रपोर्शंस निकालोगे, आपका प्रपोर्शन 25 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करना पड़ेगा, 31.25 आएगा। वैसे ही सेम 10 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करोगे, 12.5, 12.5, 15 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करोगे 18.75, एंड 20 डिवाइड बाई 80 करोगे तो ऑफकोर्स इट विल बी 225। ये आपके क्या आ गए, प्रपोर्शंस आ गए। अब इंडिविजुअल कॉस्ट जो हमने निकाले वो यहाँ पर रखने पड़ेंगे, जैसे कि ये 15% है, रिजर्व एंड सरप्लस का कॉस्ट के ही जितना होता है 15%, अगर कुछ नहीं बोला तो। एंड बैंक टर्म लोन के लिए अपन ने क्या निकाला था, 112.5x, ये कॉलम थोड़ा बड़ा करना चाहिए था अपन ने, $112.5x प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय 100.5, ये निकाला था अपन ने इधर, ये वाला पोर्शन, ये आपका केडी है, और ये ऐसे ही आपका ये केई है, केपी है, करेक्ट। तो आपका केपी जो है, आपका केडी जो डिबेंचर का था वो लिख दिया अपन ने गलती से। टर्म लोन, बैंक टर्म लोन का कितना है, बैंक टर्म लोन का 0.75x है, ये लेना चाहिए था अपन ने, कोई बात नहीं, इसको नीचे डालते हैं, इसके लिए एक जगह रखते हैं यहाँ पर, बिकॉज थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम होगा अदरवाइज। ओके, एंड यहाँ पर टर्म लोन का कॉस्ट जो है वो 0.75x आएगा, राइट। एंड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आप इसको कॉपी कर लोगे, ये आपका प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट है, राइट। अब इसका आपको प्रोडक्ट लेना होगा। आप जब इसका प्रोडक्ट लोगे 31.25 इंटू 15%,
4.6875. Then 12.5 into 15%, 1.875. Next 12.5 into 0.75, 9. 12.5 into 0.75x is 9.375x. करेक्ट जा रहे हैं हम लोग. देन 18.75 into 112.5x, इन सबको एक्चुअली आपको ना, इन सब के आगे एक्चुअली ना यहाँ पर परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, तो ये सब भी परसेंटेजेस में है. ओके, तो आप डिवाइडेड बाय 100 करके कंसिडर करना पड़ेगा. तो यहाँ पर इसको डिवाइड बाय 100 कर लो, आपका आंसर आएगा जैसे कि 12.5 इंटू 0.75, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा. तो ये आपका सही आंसर है, बिकॉज दीज आर परसेंटेजेस. तो ये 0.09375x होगा, क्योंकि ये परसेंटेज में कॉस्ट है. ओके, जैसे आप ऊपर 15% दबाए, 15 नहीं दबाए, वैसे यहाँ पर भी परसेंटेजेस है. तो बेटर रहेगा कि ये लेते वक्त आप डिवाइड बाय 100 ले लो, तो कैलकुलेशंस मैच हो जाएंगे. ओके, तो जैसे कि 18.75 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे हम लोग, तो 0.1875 होता, उसको इंटू 112.5 कर लो, तो ये आ जाएगा 21.094x प्लस 0.1875 इंटू 1.8, ये आ जाएगा 0.3375 डिवाइडेड बाय 100.5. राइट, एंड लास्टली 0.25 ले लो, इसको 25% है नहीं, 0.25 ले लो, इंटू 225 करेंगे तो 56.25x प्लस 0.25 into 0.4286, so it is 0.1072, that divided by 103.5. Okay, and the whole product final answer is 20%. तो इन सब का फाइनल आंसर कितना है, 20% है. और आपको बस यही सेम चीज जो है ये सॉल्व करनी है और x की वैल्यू निकालनी है. तो लास्ट कॉलम सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो. चलो सॉल्व करते हैं. हम बोलेंगे 20 इज इक्वल टू 4.6875 प्लस 1.875 प्लस 0.09375x प्लस 21.094x प्लस 0.3375 divided by 100.5 plus 56.25x plus 0.1072 divided by 103.5. इसको सॉल्व करना है हमें. तो नंबर एक साइड ले लो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा. आप ले लो 20 माइनस 4.6875 माइनस 1.875, ये नंबर एक साइड ले लिया आपने, इज इक्वल टू 0.09375x प्लस, अब आप क्या कर लो, इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ताकि आप एक कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हो. फिर तो आप बोलोगे 103.5 इंटू 21.094, दैट गिव्स मी
56.25x प्लस 103.5 इंटू 0.3375 0. पहले आप डायरेक्टली सॉल्व मत करो, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, चाहिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप बताओगे इसको मल्टीप्लाई कर 103.5 इंटू 21.094 कर लो सॉल्व। 103.5 इंटू 21.094x प्लस 0.3375 डिवाइडेड बाय 100.5 इंटू 103.5 प्लस 100.5 multiplied by 56.25x plus 0.01072, that whole thing divided by 100.5 into 103.50। दोस्तों इसको सॉल्व करने से इजीली आंसर आ जाएगा। अभी अब आप बोलोगे 13.4375 is equal to 0.09375x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो लिख रहा हूं मैं, 2183.2x प्लस 34.931 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो लिख रहे हैं हम लोग 5653.125x प्लस 10.774, दिस पोर्शन डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 10,401.75, 10,401.75 आपको मल्टीप्लाई करना होगा उधर भी 13.4375 के साथ, कर लो मल्टीप्लाई। 10,401.75 into 13.4375 gives me 1,39,773.52 is equal to 0.9375 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा और इसका आंसर आएगा कितना आंसर आया दोस्तों, 10,401.75 into 0.09375, द आंसर इज 975.16x प्लस, आगे का कैलकुलेशन तो इनके x x ऐड कर लो, 2183.2 प्लस 5653.125, तो ये आ जाएगा 7836.325 प्लस नंबर x आएगा आगे। अब नंबर ले लो, ये x x ऐड कर लेंगे बाद में अपन, नंबर ले लेते अभी 34.931 प्लस 10.774, 34.931 प्लस 10.774, 45.705, करेक्ट। आगे ये आंसर्स फाइनली एक्स का आंसर निकाल लो। आपका वापस से ये जो नंबर है ये नंबर उधर भेज दो, माइनस कर दो और ये दोनों एक्स ऐड कर दो, सो इट विल बी 139,773.52 माइनस 45.705, 1,39,727.815
इज इक्वल टू 975.16x प्लस 7836.325x इज इक्वल टू कितना आएगा 8811.485x। देयरफॉर x वैल्यू कम्स टू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 15.86%। ये किसका है? टर्म लोन इंटू 1.5 कर लो, therefore 1.5x is equal to 23.79% and that's for debenture. And finally प्रेफरेंस शेयर के लिए 15.86 इंटू 2.25x इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है, इज इक्वल टू मत बोलो, इसका आंसर है वो, इसका आंसर है, इसका आंसर है, इज इक्वल टू मत बोलो, नहीं तो एक्स की वैल्यू वापस से सॉल्व करते बैठोगे आप, राइट। तो इसका आंसर है 35.685। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है ये। तो तीनों के रेट्स तो हमने निकाल लिए, एकदम आसान था। अब फाइनली हम लोग निकाल लेंगे हमारा वैक और हमारा आंसर डन है, राइट। वैक निकालने के लिए ऑब्वियसली कैलकुलेशंस जो हम करेंगे वो बिल्कुल इस तरीके से करेंगे, बट वैक 20% नहीं लेते हुए आपको निकालना पड़ेगा यूजिंग मार्केट वैल्यू। तो ये वैल्यू नहीं लेना है, मार्केट वैल्यू लेना है। चलिए हम बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैक मार्केट वैल्यू वेट्स। सोर्सेस, अमाउंट, proportion, इंडिविजुअल कॉस्ट प्रोडक्ट। सोर्सेस में इक्विटी शेयर कैपिटल लिया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा, मार्केट वैल्यू मेथड है, KR एंड KE दोनों सेम है। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 25,000 शेयर्स है। पर शेयर वैल्यू कितनी है? 150 रुपीज है। तो आपके टोटल शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 37.5 लैक्स, 37.5 लैक्स। उसी की तरह आपको निकालना है बैंक टर्म लोन, निकालने की जरूरत नहीं होती, बैंक टर्म लोन का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम होता है, तो आपके टर्म लोन का वैल्यू आप ले लोगे 10 लैक्स। फिर उसकी जगह आप नेक्स्ट निकालोगे वो है डिबेंचर। डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू कैसी आएगी? नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने दे रखे? 15,000। 15,000 डिबेंचर्स, पर डिबेंचर करंटली सेलिंग एट 96, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14.40 लैक्स। एंड लास्ट में प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे? 20,000 एंड 20,000 इंटू पर शेयर वैल्यू आपको दे रखा है 102, तो इसका वैल्यू आता है 20.4 लैक्स। $20.4 लैक्स। इन सब का टोटल ले लीजिए, 37.5, 10, 14.4, 20.4, यह आंसर आता है 82.30 लैक्स। इसका प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, इसका प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए 37.5 डिवाइड बाय MRC, 37.5 डिवाइड बाय MRC इंटू 100 करेंगे, proportion comes to 45.565, right? That's your proportion. उसके बाद 10 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इंटू 100, इसका proportion आएगा 12.15। नेक्स्ट 14.4 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, 17.496, मतलब 50 ले सकते हैं आप। देन 20.4 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100 करोगे, 24.79। ये आपके प्रोपोर्शंस आ गए। इंडिविजुअल कॉस्ट वही रहेंगे जो हमने पहले निकाले थे, 15, यहाँ पर 15 ही लेना पड़ेगा एक बार। टर्म लोन का कॉस्ट इंडिविजुअल कितना लेंगे? 15.86,
डिबेंचर का लेंगे 23.79, एंड प्रेफरेंस शेयर का लेंगे 35.685। मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल ले लीजिए 45.565 इंटू 15%, 6.83 मेमोरी प्लस, 12.15 इंटू 15.86%, 0.72 मेमोरी प्लस, 17.5 इंटू 23.79% memory plus, 4.16, and lastly 24.79 into 35.24.79 into 35.685% memory plus, 8.85 memory recall, and your final answer using market value weights आपने ये तो रेट ही ले लिया डायरेक्टली। यहां पर रेट के बाद केडी के अंदर सब्सटीट्यूशन ही करना भूल गए हम लोग, डायरेक्टली रेट से यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, ये गलती हो गया, शिट, ब्लंडर मिस्टेक। ये देखो एग्जाम में एक्सीडेंट पॉइंट भी हो सकता है। अपन ने डायरेक्टली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ले लिया, इंटरेस्ट रेट कॉस्ट नहीं होता है, आफ्टर टैक्स करना भूल गए हम, कोई बात नहीं। यहां पर चेंज एक्सीडेंट पॉइंट समझ गया इससे हमको, क्या एक्सीडेंट पॉइंट हुआ सर? आपका केडी निकालना पड़ेगा आपको, केडी कितना आएगा आपका, आपका जो इंटरेस्ट रेट था यहां पर निकाल लेता हूं मैं, केडी आपका जो इंटरेस्ट रेट था 15.86, इसको इंटू 1 माइनस 0.25 करना पड़ेगा ना, 15.86 इंटू 0.75 करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 0.25 ही है ना, यस। तो आपका आंसर जो आपका इंडिविजुअल कॉस्ट का आंसर आएगा वो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये जो कैलकुलेशंस रहेंगे आपके, ये कैलकुलेशंस की हद तक आपको आईसीआई का एक बड़ा मिस्टेक यहाँ पे सामने आएगा। ये देखो आपका जो केडी है वो 15.86 इंटू 0.75 कर आएगा, करेक्ट, 0.75x, ओके। तो 15.86 इंटू 0.75 अगर मैं करूँ तो इट कम्स टू 11.895%, जो मैं इधर लेना चाहिए 11.895%, करेक्ट। उसके बाद डिबेंचर्स के लिए मैंने क्या करना चाहिए, ये रहा मेरा डिबेंचर का कैलकुलेशन। डिबेंचर के कैलकुलेशन में ये पार्ट का आंसर अपने को एक्स की वैल्यू पुटअप करके निकालना है। तो जब मैं एक्स की वैल्यू पुटअप करूंगा डिबेंचर्स के पार्ट के लिए, ओके, so what I will say, KD for debentures is equal to 112.5 into x के जगह x की वैल्यू पुटअप कर देंगे 15.86%, और सॉल्व करेंगे इसको। सो 112.5 इंटू 15.86% प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय 100.5 इंटू 100, इससे मेरा आंसर आ रहा है 19.54%। तो इधर डिबेंचर के लिए आना चाहिए 19.54%, जबकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर ये नंबर्स जो है वो कुछ और ही लिए, ओके। एंड लास्ट केस में केपी फॉर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमने फिर से इधर जाना है, ये नंबर्स को कॉपी करना है और इसमें एक्स की वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है। $225 इंटू 15.86%, 225 इंटू 15.86%
plus 0.4286 divided by 103.5 into 100, and that comes to 34.89%. तो यहाँ पर कितना आएगा 34.89% एवरीवन, और बस इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 12.5 इंटू 11.895%, then 17.5 into 19.54%, 3.42 memory plus, and 24.79 into 34.89%, 8.65 ले लेते हैं, मेमोरी प्लस तो किया है 20.34%, आपका आंसर आता है 20.34%। एवरीबडी यूजिंग मार्केट वैल्यू इट कम्स टू 20.34%, जबकि इनका आंसर कुछ 18 पॉइंट समथिंग दिया है इन्होंने आंसर्स में, आप उसको इग्नोर कीजिए, ये करेक्ट आंसर है। ओके राइट दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इट सेज, कैपिटल स्ट्रक्चर पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, डिबेंचर्स 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेस किया, इंटरेस्ट 80,000 ईबीटी, टैक्सेशन रेट 20% का इधर का रेट दिया है, आपको 20% ही लेना है। देन पैट दिया रखा है, प्रेफरेंस डिविडेंड 14% से लेस करके, ईपीएस आ गया, सॉरी टोटल अर्निंग आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे तो आपका ईपीएस दे रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द कंपनी कितना है 9 लाख रुपीज है, कितना है 9 लाख रुपीज का रिजर्व एंड सरप्लस है। And this company requires additional funds of 15 lakh rupees for modernization and expansion. The current rate of capitalization for the company is 20%, तो अभी का KO जो है वो 20% है, and the company has the policy to retain 40% of its earning, तो 60% payout है, 40% retention है। They are saying the debentures and the preference shares are trading at a premium of 10% and 25% to its current book value, तो जितना भी अभी बुक वैल्यू है उसमें अगर 10% आप ऐड कर दोगे तो प्रीमियम मिल जाएगा, 25% आप ऐड कर दोगे तो प्रीमियम मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम कैलकुलेट मतलब टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म, तो जितना भी वैल्यू ऑफ फर्म है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लोगे, आपको फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा। न्यू इक्विटी शेयर्स फॉर एक्सपेंशन विल बी इशूड एट 15% डिस्काउंट टू देयर करंट फेयर वैल्यू प्राइस, जितना भी करंट फेयर वैल्यू प्राइस आएगा उसका 15% अगर आप डिस्काउंटिंग कर दोगे, मतलब डिस्काउंट 15% लगा दोगे उस पर, तो उस प्राइस पर आपने नए शेयर इशू किए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी विच इज बेस्ड ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज बाय 10%, तो आरओसी विल इंक्रीज बाय 10% टू इट्स करंट रेट आफ्टर एक्सपेंशन of and modernization. If the capital gearing ratio goes above 2.5, then the interest on the additional debt will be increasing by 200 basis point, मतलब 2%। 2% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कब बढ़ेगा, जब आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो है वो 2.5 को क्रॉस करेगा। एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स विल इंक्रीज बाय 0.5%, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जो वो भी 0.5% से बढ़ेगा अगर आपका वो जो कैपिटल गियरिंग रेशियो वो 2.5 को क्रॉस करता है। तो क्लास में अपन ने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था डेट इक्विटी रेशियो के बारे में, इधर आपको दिया है कैपिटल गियरिंग रेशियो के बारे में, एक ही बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज ऑन द बिलो 2 फाइनेंशियल प्लान्स टू बी सिलेक्टेड ऑन द बेस्ड ऑन अर्निंग, मतलब ईपीएस के बेसिस पे। 2/3 ऑफ द अमाउंट इज रेज्ड थ्रू डिबेंचर्स, रिमेनिंग मतलब 1/3, क्योंकि ये 2/3 है, विल बी रेज्ड बाय प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का कॉम्बिनेशन है प्लान 1, एंड प्लान 2 है इशू इक्विटी शेयर्स ओनली, मतलब 100% इक्विटी। तो दो प्लान दे रखे, आपको ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस उसको एडवाइस करना है कि क्या करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा इंक साइज में बड़ा रहूं ताकि आपको तकलीफ कम हो, पिछले क्वेश्चन में हम भूल गए थे इसलिए वापस बढ़ा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, प्लान 1 प्लान 2। प्लान 1 याद रखिए 2/3 1/3 वाला प्लान है प्लान 1, एंड प्लान 2 जो है वो आपका 100% इक्विटी। ठीक है, आप सबको पता है फॉर्मेट क्या होता है, ईबीआईटी
जिसके लिए हमको वर्किंग नोट बनानी पड़ेंगे ऑफकोर्स। फिर उसके बाद माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दो पार्ट आएगा, एक एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट आएगा, एक प्रपोज्ड आएगा। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो खैर क्वेश्चन में दे रखा है 80,000। 80,000 एग्जिस्टिंग तो सेम रहेगा दोनों जगह। जो प्रपोज्ड है वो सिर्फ प्लान 1 में आएगा, प्लान 2 में नहीं आएगा, क्योंकि प्लान 2 में आप 100% इक्विटी कर रहे हो। इससे मिलेगा आपको आपका ईबीटी। माइनस कीजिए टैक्स 20% का, इससे आपको मिल जाएगा ईएटी। माइनस करना है आपको प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड में भी एग्जिस्टिंग, प्रपोज्ड। फिर से एग्जिस्टिंग दोनों प्लान में आएगा। कितना आएगा? जितना क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है क्वेश्चन में? पढ़िए एक बार अच्छे से। 1,12,000। तो एग्जिस्टिंग 1,12,000, 1,12,000 दोनों जगह आ जाएगा। एंड प्रपोज जो है वो प्लान 2 में नहीं आएगा, प्लान 1 में आएगा। और उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका नेट इनकम। नंबर ऑफ शेयर्स में आपको लेने होंगे दोनों शेयर्स, एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड। एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 16,000 है, जो दोनों जगह आएंगे। प्रपोज नंबर ऑफ शेयर्स इधर नहीं आएंगे प्लान 1 में, प्लान 2 में आएंगे, क्योंकि आप प्लान 2 में इक्विटी से पैसा रेस कर रहे हो। एंड फाइनली आपको मिल जाएगा आपका ईपीएस। ये आंसर ऐसे क्लोज हो जाएगा, बट इसके लिए आपको सबसे पहले ढूंढना होगा आपका ईबीआईटी, आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो, ताकि आप पूरा सॉल्व कर पाओ इसको, राइट। अब सबसे पहले आपको ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन निकालना है। तो आपको ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईबीआईटी आफ्टर एक्सपांशन के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड अभी जो है वो देखना पड़ेगा कितना है। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड अभी कितना है? अभी का इंटरेस्ट रेट है 10% और 80,000 का आप इंटरेस्ट भर रहे हो, मतलब आपका डिवेंचर्स का वैल्यू 8 लाख रुपीज है, राइट। बट अपन क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ डेट डी 80,000 डिवाइडेड बाय 10%। अभी का वैल्यू 8 लाख है, बट ये लोग बोल रहे 10% प्रीमियम लो, तो प्लस 10% प्रीमियम लेना पड़ेगा आपको। मतलब आपका वैल्यू जो रहेगा वो 8.8 लाख रहेगा। 8.8 लाख रहेगा प्रीमियम के साथ डेट का वैल्यू, बराबर है। फर्म के वैल्यू के अंदर वैल्यू ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों भी आएगा। अभी आपके पास डेट और इक्विटी दोनों है। प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? बस यस, वो भी है। तो आप क्या बोलोगे? वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके लिए आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है उन्होंने 1,12,000 और उसका रेट दे रखा है 14%। तो आप उसके अंदर ये प्रीमियम ऐड करने वाले हो 25% का। 112 divided by 14% plus 25% premium will give you 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू, राइट। इक्विटी शेयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स डिविडेंड डिवाइड बाय के ही करना पड़ेगा आपको। आपका डिविडेंड कितना है? आपका डिविडेंड इस अर्निंग का 40% अगर रिटेन हो रहा है, मतलब 60% पे आउट हो रहा है, तो 3,20,000 इंटू 60% पे आउट डिवाइड बाय आपका के जो है क्वेश्चन में दे रखा है 20% का। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन फॉर इक्विटी इज 20%, तो यहां पर लेना पड़ेगा आपको 20%। 3,20,000 का 60% डिवाइडेड बाय 20%, दैट गिव्स मी 9.6 lakhs। 9.6 lakhs, करेक्ट। एंड रिजर्व एंड सरप्लस कितने के आपके पास? क्वेश्चन में दे रखा है 9 लाख के। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना आएगा? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है फर्म के पास? 8.8 लाख का इक्विटी है, 9 लाख
8.8 लाख के डिवेंचर्स है, सॉरी। फिर प्रेफरेंस शेयर्स है आपके पास 10 लाख के। फिर इक्विटी शेयर्स है आपके पास 9.60 लाख के। एंड 9 लाख का आपके पास रिजर्व्स है। तो टोटल जो आपके पास फंड्स है वो है 37.40 लैक्स। करेक्ट। तो आप क्या बोलोगे? ROCE इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग EBIT डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ही है ना? एग्जिस्टिंग EBIT अपॉन एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो आपका एग्जिस्टिंग EBIT कितना दिया है क्वेश्चन में? एग्जिस्टिंग EBIT बिल्कुल फर्स्ट इसमें दिया है 6,20,000। तो हम बोलेंगे 6,20,000 डिवाइडेड बाय 37,40,000 into 100. 6.2 divided by 37.4 into 100. आपका एग्जिस्टिंग रेट आता है 16.58%। 16.58% ये आपका एग्जिस्टिंग रेट आता है। राइट एवरीवन। अब एक्सपांशन के बाद हम 10% और कमाएंगे ऐसा बोला उन्होंने। देयरफॉर आप बोलोगे ROCE आफ्टर एक्सपांशन 16.58 plus 10%, which comes to 18.24%. 18.24%, 235 मतलब 24%। ये आ गया आपका ROCE आफ्टर एक्सपांशन। अब आप बोलोगे कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपांशन 37.4 लैक्स प्लस एक्सपांशन आपका 15 लाख का है। तो दिस कम्स टू 37.4 प्लस 15 52.4 लैक्स। ये आपके फंड आफ्टर एक्सपांशन रहने वाले। देयरफॉर EBIT आफ्टर एक्सपांशन इज इक्वल टू इस अमाउंट पर you will earn 18.24%. $9,55,776. 9,55,776. So this is your EBIT आफ्टर एक्सपांशन। मतलब हमारे आंसर की शुरुआत जो होगी वो इससे होगी। अब हमारे आंसर में जो फाइनली नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा या डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल आएगा वो तो डिपेंड करता है हमारे कैपिटल गियरिंग रेशियो पर। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल गियरिंग रेशियो आफ्टर एक्सपांशन। बराबर है। तो यहां पर आप लिखेंगे कैपिटल गियरिंग रेशियो। आप सबको पता है कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या होता है? कमिटमेंट वाले पैसे जो होते हैं वो ऊपर आते हैं और नॉन कमिटमेंट वाले पैसे डिनोमिनेटर में आते हैं। करेक्ट। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो प्लान 1 प्लान 2 का अलग आएगा। तो हम प्लान 1 का निकाल रहे हैं अभी। प्लान 1 के अंदर आपके पास ऑलरेडी डेट है 8 लाख का। अब यहां पर 8,80,000 नहीं लेना है आपको, 8 लाख ही लेना है। प्रेफरेंस शेयर्स है आपके पास 8 लाख के और आपका नया जो अमाउंट आएगा वो डेट एंड प्रेफरेंस से ही आ रहा है। तो 15 लाख मैंने इधर जोड़ दिया। दैट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल फंड्स आफ्टर एक्सपांशन, कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर एक्सपांशन जो है, सॉरी नॉट डिवाइड बाय होल अमाउंट बट यहां पर गियरिंग के आइटम ले लिया अपन, डिवाइड बाय नॉन गियरिंग करेंगे। अब नॉन गियरिंग में कौन सा आएगा? इक्विटी आएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा। इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल कितना आएगा दोस्तों? इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल कितना आएगा? आपके पास इक्विटी कितना है? नंबर ऑफ शेयर 16,000 है, पर शेयर वैल्यू 10 है, मतलब 1,60,000। 1.6 लाख का इक्विटी हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 9 लाख के हो गए। ये आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो है। ये प्लान 1 का है। प्लान 1 का आपका आंसर 8 + 8 + 15 डिवाइडेड बाय 10.6 बोल सकते हैं आप। इससे आपका आंसर 2.92 आ रहा है। 2.92 इज क्रॉसिंग 2.5। यस, इसका मतलब देयरफॉर इंटरेस्ट रेट विल बी 10 + 2 is equal to 12% and preference dividend will be
प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 14 प्लस 0.5 दैट इज 14.5, क्योंकि ये 2.5 को क्रॉस हो चुका है, करेक्ट, प्लान 1 में। व्हाट अबाउट प्लान 2? प्लान 2 का कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होगा दोस्तों, बोलिए। प्लान 2 का कैपिटल गियरिंग रेशियो विल बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेट 8 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो भी 8 लाख के एग्जिस्टिंग, बट अब इसको डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर 1.6 लाख के, 9 लाख का रिजर्व्स एग्जिस्टिंग वाला, एंड प्रपोज्ड पैसा इक्विटी से रेज होगा, इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नॉन गियरिंग आइटम डिनोमिनेटर में आते, गियरिंग आइटम न्यूमिनेटर में आते, तो इसका आंसर तो बहुत ही कम आएगा ऑफकोर्स। 15 प्लस 10.6 25.6, 16 divided by 2 25.6 will be only 0.625. 0.625, is it crossing 2.5? No, that means रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एडिशनल फंड्स का कुछ आएगा ही नहीं, और प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट यहाँ पर हम बोलेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट जो है वो कितना रहेगा, वो भी नहीं आएगा, इनफैक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं आएगा, क्योंकि एडिशनल फंड्स हम ले ही नहीं रहे एक्चुअली। ये आप निकालोगे नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि हम एडिशनल फंड्स पूरा इक्विटी से ले रहे हैं, और इन्होंने जो कंडीशन दिया है वो डेट एडिशनल एंड प्रेफरेंस एडिशनल के लिए दिया है, तो एडिशनल डेट एडिशनल प्रेफरेंस तो सिर्फ प्लान 1 में आएगा, प्लान 2 में आएगा ही नहीं। तो आप ये एग्जाम में नहीं सॉल्व करोगे पार्ट तो भी चलेगा, सिर्फ प्लान 1 का सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब बनाते हैं हमारा मेन स्टेटमेंट, और डायरेक्टली आंसर निकल सकता है हमारा, बट मेन स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले कि किस प्राइस पर हम शेयर्स को बेच रहे हैं, किस प्राइस पर हम शेयर्स को बेच रहे हैं, ओके। तो एडिशनल शेयर्स जो हम बेचने वाले वो किस प्राइस पर बेचने वाले, तो उसके लिए उन्होंने आपको क्या बोला है, वर्किंग नोट 3 बोल देता हूं मैं इसको। ये आपका गियरिंग रेशियो जो है ये वर्किंग नोट 2 था, और ये जो आपका आरओसी था ये पूरा का पूरा ये वर्किंग नोट 1 था, ठीक है। आपने जो भी आरओसी वगैरह निकाला वर्किंग नोट 1 था, बाद में कैपिटल गियरिंग जो था वो आपका वर्किंग नोट 2 था, और वर्किंग नोट 3 जो हमारा लास्ट वर्किंग रहेगा उसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए उन्होंने क्या बोला, बहुत सिंपल बोला, फेयर वैल्यू निकालो। फेयर वैल्यू के लिए उन्होंने बोला टोटल वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे कि टोटल वैल्यू 37.4 लाख था और नंबर ऑफ शेयर्स आपके 16,000 थे, बस एग्जाम में एल और के ऐसा अलाउड नहीं है, तो 37,40,000 डिवाइडेड बाय 16,000 233.75, ये आपका फेयर वैल्यू हो गया। अब देयरफॉर इशू प्राइस के लिए उन्होंने क्या बोला आपको, इशू प्राइस के लिए वो बोल रहे इस वैल्यू में आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा 15% का, तो इशू प्राइस कितना आ जाएगा, -15% करके 198.6875, 69 बोल दो आप, कोई बात नहीं, ये आपका इशू प्राइस ऑफ शेयर आ गया। देयरफॉर प्लान 2 में न्यू नंबर ऑफ शेयर्स ये कितने आएंगे, प्लान 2 में आप पैसा रेज कर रहे हो 15 लाख, पर शेयर आप इशू करोगे 198.69 में, 15 लाख डिवाइडेड बाय 198.69 अगर मैं करूं तो मेरे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 7549.45, तो आप बोल दोगे 7550 अप्रॉक्स नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स अंडर प्लान 2 विल बी दिस। अब सिंपल है, अपना पूरा फॉर्मेट ऊपर रेडी है, आपको बस सही ईबीआईटी लेना है। हमारा ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन कितना आया, ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन सर हमारा ये आया, करेक्ट। तो ये ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन कॉपी कर लो, दोनों जगह पेस्ट, दिस विल बी योर ईबीआईटी आफ्टर एक्सपेंशन, राइट। इसके बाद आपको प्रपोज्ड इंटरेस्ट निकालना है, जिसके लिए आपका रेट का कंफ्यूजन था, अब तो वो भी कंफ्यूजन नहीं है। प्रपोज्ड डेट कितना है, 15 लाख का 2/3 डेट लिया आपने,
और कितने रेट से लिया, 12% से लिया, 10 + 2 12% से लिया। तो 10 लाख को अगर मैं 12% से लेता हूँ तो 1.2 लाख का मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा। ये मुझे ईबीटी दे देगा। मेरा ईबीटी आएगा 7,55,776 और यहाँ पर तो आएगा सिर्फ 8,75,776। इस पर ले लो टैक्स, 1,51,155 लेस इज इक्वल टू करेंगे 6,04,621, ये आफ्टर टैक्स। यहाँ पर 8,75,776 इंटू 20%, 1,75,155 लेस इज इक्वल टू करेंगे 7,06,21। ये आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड प्रपोज्ड वाला 14.5% से लेना है, तो 15 लाख के 1/3 अमाउंट पे मैं लेने वाला हूँ 14.5%। तो 5 लाख पर 14.5% कम्स टू 72,500। उसको निकाल दो उसमें से 1,12,000 में से, तो 39,500 मेरा नेट इनकम आ जाता है। नहीं, कुछ भी यहाँ पर आएगा, ये अमाउंट में से ये दो अमाउंट लेस करना है। तो 6,04,621 माइनस 1,12,000 माइनस 72,500, that comes to 4,20,121 and that should be divided by 16,000 number of shares. So my EPS will come 26.26. Second scenario में 7,06,21 माइनस 1,12,000 सॉरी डिवाइड बाय, आपको इसके साथ नंबर ऑफ शेयर्स भी देखने ना, तो 7,06,21 माइनस 1,12,000 करेंगे तो 5,88,621 आता है। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स अपन ने निकाले ना वर्किंग नोट 3 में 7,550, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,550। तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये दोनों का टोटल रहेगा 7,550 प्लस 16,000 23,550 23,550। अब आप क्या बोलोगे, 588,621 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू, एंड दिस कम्स टू ओनली 24.99, मतलब 25 ले सकते हैं अपन, 25 रुपीज। This comes only 25 rupees. This is coming 26.26. So anytime this plan is more preferred. तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट प्लान शुड बी प्रेफर्ड। इसलिए आपका कंक्लूजन क्या आएगा, फर्स्ट प्लान शुड बी प्रेफर्ड। आई होप दोस्तों ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया है। ये था दोस्तों आपका MTP का पार्ट 1। क्योंकि आपके MTP ये जो RTP सॉरी आपका RTP इस बार का थोड़ा सा अलग निकाला, थोड़ा सा टफ निकाला, थोड़ा सा हटके निकाला, हमने डिटेल में इसको सॉल्व किया, इसलिए इतना वक्त लग गया। मैं चाहता हूँ कि इसको पार्ट पार्ट में देखो। मैं अगला पार्ट जो है वो कल रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। मीनवाइल आप आपकी गलतियां जो हुई है सॉल्विंग में वो अच्छे से इवैल्यूएट करना, ताकि फाइनल एग्जाम में आपकी गलती ना हो। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 के लिए सून। बाय बाय, सी यू।